हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उपेंद्र प्रताप सिंह। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और घर पे सेफ होंगे और लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। सरकार ने जैसा कहा है उसका पालन कर रहे होंगे। आज मैं वीडियो लेके आया हूँ एनवायरनमेंट सीरीज़ की, जो हमारी एनवायरनमेंट की जो सीरीज़ चल रही है ऑइंटमेंट फॉर यूपीएससी, उसका आज मैं जो करवाने वाला हूँ वो है सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैं करवा चुका हूँ। फर्स्ट पार्ट में मैंने एक टॉपिक करवाया था जिसका नाम है जीएम क्रॉप्स के बारे में। तो मैंने जेनेटिकली मॉडिफिकेशन के बारे में काफ़ी चीज़ें उसमें बताई थी। तो उसके लिए आप ज़रूर आई बटन पे क्लिक करिएगा ऊपर, मैं वो वीडियो डाल दूंगा। आज जो स्टार्ट करने वाला हूँ वो है सेकंड पार्ट। जो सेकंड पार्ट है इसमें टॉपिक है हमारा वो है ओजोन पॉल्यूशन के बारे में। तो हम जानेंगे ओजोन पॉल्यूशन है क्या, ओजोन लेयर है क्या। तो ये न्यूज़ में है था। क्यों था न्यूज़ में? कि रिसेंटली दिल्ली रिकॉर्डेड एन ओजोन पॉल्यूशन विच इज़ 1.22 टाइम्स हायर। दिल्ली में रिकॉर्ड करा गया था जो ओजोन की पॉल्यूशन है वो 1.22 टाइम्स ज़्यादा है प्रीवियस ईयर से, पहले कुछ सालों से 1.22 टाइम्स ज़्यादा पाया गया है ओजोन पॉल्यूशन। ठीक है। और हम समझते हैं कि ओजोन ओजोन पॉल्यूशन है क्या। हमने हमेशा सुना है कि ओजोन लेयर बहुत ही अच्छी होती है, अच्छी मानी जाती है। बट ये कह रहे हैं कि नुकसान वाली बात है, ओजोन का पॉल्यूशन भी हो रहा है। तो ऐसा है क्या? कैसे पता चलेगा कौन सी ओजोन अच्छी है, कौन सी बुरी है? तो हम सब जानेंगे। देखिए, जो ओजोन पॉल्यूशन है वो क्या है, एक तरीके का सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। दो तरीके के पॉल्यूटेंट्स होते हैं। जो भी पॉल्यूशन क्रिएट करती है चीज़ें वो उसको हम पॉल्यूटेंट ही बोलते हैं। तो जो पॉल्यूटेंट्स होते हैं दो तरीके के होते हैं। एक होता है प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स, एक होता है सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स। प्राइमरी पॉल्यूटेंट्स वो पॉल्यूटेंट होते हैं जो अपने ओरिजिनल स्टेट में ही रह के काम खराब करते हैं, मतलब वही एकदम एक नंबर के बदतमीज वही होते हैं। सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होते हैं कि जिस मतलब क्या होता है कि एटमॉस्फेयर में आने के बाद जो भी पॉल्यूटेंट निकला, एटमॉस्फेयर में आया, फिर वो किसी न किसी चीज़ से रिएक्ट करेगा, सनलाइट से या टेम्परेचर से, तब जाके वो पॉल्यूटेंट बनेगा। तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। तो समझ रहे? तो ओजोन जो है वो एक तरीके का सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है विच गेट्स फॉर्म्ड व्हेन एमिशंस फ्रॉम व्हीकल्स। व्हीकल से जब इसका फॉर्मेशन होता है, व्हीकल से निकलता है, ये इंडस्ट्रीज से निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड्स हैं या फिर वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं। जो भी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हैं, वो रिएक्ट करेंगे एयर में किसके साथ, किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में और टेम्परेचर के प्रेजेंस में। ठीक है। तो हम उसको क्या बोलेंगे? सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। इसको और क्या बोला गया? थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस। देखिए, ग्रीन हाउस गैस बोला गया थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन के बाद। ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में आपने पढ़ा होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा होगा तो ग्रीन हाउस इफेक्ट मैं आपको बताऊंगा, आगे जरूर आएगा, इसमें इस लेक्चर में जरूर आएगा। ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस वो गैसेस होती है, थोड़ी बहुत आप समझ लीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं है। गैसेस के बारे में जो पॉल्यूशन क्रिएट करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग में हेल्प करती हैं। ठीक है। तो इसमें कौन कौन सी होगी? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन होता है, ओजोन होता है, या फिर वाटर वेपर्स भी होते हैं। वो भी एक तरीके के ग्रीन हाउस गैसेज ही है। ओके। तो ये थर्ड आता है, थर्ड नंबर पर आता है। अब ओजोन की क्लासिफिकेशन होता है, दो तरीके के ओजोन होते हैं। एक होता है गुड ओजोन, एक होती है बैड ओजोन। अब देखिए, आप समझेंगे जो गुड ओजोन होती है वो पाई जाती है स्ट्रेटोस्फेयर पर। जब आप डायग्राम देखेंगे, हमारा जो अर्थ है उसमें कई सारे लेयर्स होती हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं ऊपर। ठीक है। एटमॉस्फेयर में जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, इस तरीके से लेयर होती है। ठीक है। तो जो अच्छी ओजोन लेयर पाई जाती है वो स्ट्रेटोस्फेयर पे पाई जाती है। देखिए, आप डायग्राम से समझ रहे होंगे कि अच्छी जो प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर पे पाई जाएगी। ये क्या करेगी? जो सनलाइट है, जो सन की यूवी रेज है, जो बैड रेज होती है, यूवी रेज जैसे हम बोलते हैं, अल्ट्रा वायलेट रेज बोलते हैं, उससे उसको अंदर आने से रोकता है, अर्थ में अंदर आने देता नहीं है। ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन लेयर प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। तो हम उसे हम क्या बोल रहे हैं? गुड ओजोन। इट प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम डेंजरस अल्ट्रा वायलेट लाइट। तो अर्थ की सरफेस को बचा के रखता है किससे? डेंजरस अल्ट्रा वायलेट लाइट जो है, जो सनलाइट से, जो सन से आ रही है। अब जो बैड ओजोन होती है वो कहाँ पाई जाती है? ट्रोपोस्फेयर पे। आप देखेंगे नीचे की तरफ, ये बिल्कुल ज़्यादा ऊपर नहीं होती है, ट्रोपोस्फेयर पे ही होती है। ठीक है। तो ये क्या करती है? ये बैड बैड है एक तरीके से, ऑल्सो नोन एज ग्राउंड लेवल ओजोन। इसको दूसरा नाम दिया गया ग्राउंड लेवल ओजोन। तो आप याद रखिएगा, क्वेश्चन बना के देते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर की जो लेयर है, ओजोन है, वो बैड है। ठीक है। और कैसे उसे हम क्या बोलते हैं? ग्राउंड लेवल ओजोन। इट इज़ मैन मेड। देखिए, मैन मेड है। जो भी पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है हमारे एटमॉस्फेयर में, चाहे वो फैक्ट्रीज से हो रहा हो, चाहे व्हीकल से हो रहा हो, तो वो ओजोन लेयर बना रहा है जो स्ट्रेटोस्फेयर पे ही रह जाती है। तो वो कैसा है? बैड ओजोन। The released nitrogen oxide, carbon monoxide and volatile organic components and VOX are known as ozone precursor। तो आप समझ रहे हैं कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हो गया, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, या फिर VOC हो गया,
ये सब क्या है, एक तरीके के ओजोन प्रीकर्सर है। प्रीकर्सर माने कि ओजोन इससे बनेगी, मतलब ये इसके बाप दादा हैं, इसी से ओजोन लेयर बनेगी। तब समझ रहे, वीओसी हो गया, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, सब कहाँ से निकलते हैं, फैक्ट्रीज से, चिमनीज से, या फिर व्हीकल से, सब वहीं से निकलता है। ठीक है। अब देखिए, ग्राउंड लेवल ओजोन एंड पार्टिकुलेट मैटर 2.5 प्ले द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल इन फॉर्मेशन ऑफ स्मोग। देखिए, स्मोक फॉर्मेशन में काम, स्मोक फॉर्मेशन कैसे होता है, जब ग्राउंड लेवल ओजोन पार्टिकुलेट मैटर के साथ मिले 2.5 वाले पार्टिकल के साथ, जिसका डायमीटर कितना हो 2.5, उससे जब मिक्स हो जाती है तो उससे हम क्या बोलते हैं, स्मोक। ठीक है। ये भी बहुत खतरनाक है, हमारे लंग्स में जाती है, दिक्कत देती है। तो ये मैंने डायग्राम आपको बताया, आप समझ गए होंगे। अब देखिए, इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स, देखिए बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं इंटरनेशनली भी और इंडिया में भी। तो क्या है, देखिए, गॉथनबर्ग प्रोटोकॉल, गॉथनबर्ग प्रोटोकॉल हुआ था, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। एम क्या है इसका, कि एसिडिफिकेशन, यूट्रोफिकेशन एंड ग्राउंड लेवल ओजोन को कंट्रोल में कर रही है। एसिडिफिकेशन ना होने दे चीज़ों में, या फिर यूट्रोफिकेशन ना होने दे, एंड ग्राउंड लेवल ओजोन को भी रोके। ठीक है। यूट्रोफिकेशन का मीनिंग मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ आपको जल्दी से। यूट्रोफिकेशन का मतलब ये होता है कि अगर कोई वाटर बॉडी है, स्टैग्नेंट वाटर है, वहाँ पे क्या होता है, अभी कुछ ऑर्गेनिक चीज़ पड़ी हुई है वहाँ पर, या ऑर्गेनिक मैटर है जो डिकम्पोज हो जाता है, तो क्या होता है, एल्गे उसे डिकम्पोज करते हैं, खाने लगते हैं। डिकम्पोज करने के साथ साथ जो एल्गे बहुत सारे वहाँ पे क्या होंगे, डेवलप होने लगेंगे सरफेस पर। आप समझ रहे, एल्गल ब्लूम हो जाएगा। एल्गल ब्लूम का मतलब कि जब ऑर्गेनिक मैटर को खाने के लिए बहुत सारे एल्गे जमा हो जाएंगे पूरे सरफेस पर, तो सतह पर सारे जम जाएंगे जब एल्गे, उससे क्या होगा कि जो सनलाइट है या ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर से, वो वाटर में नहीं जा पाएगी, मिक्स नहीं हो पाएगी, डिजोल्व नहीं हो पाएगी, जिसकी वजह से जो एक्वेटिक लाइफ है उसे प्रॉब्लम होगी। तो इस पूरी क्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को यूट्रोफिकेशन ही बोलते हैं। तो गॉथनबर्ग प्रोटोकॉल में ये आता है, ग्राउंड लेवल ओजोन को रोकना होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ कन्वेंशन ऑन लॉन्ग रेंज ट्रांसबाउंड्री एयर पॉल्यूशन। ये कैसा है, लॉन्ग रेंज ट्रांसबाउंड्री एयर पॉल्यूशन कन्वेंशन है, इसको हम बोल रहे हैं गॉथनबर्ग प्रोटोकॉल। अब गवर्नमेंट एफर्ट्स हैं बहुत सारे। ओजोन हैज बीन क्लासिफाइड एंड मॉनिटर्ड एज वन ऑफ द 8 पॉल्यूटेंट, जो बहुत ज्यादा 8 पॉल्यूटेंट्स माने जाते हैं, जो नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स ने रख रखे हैं अपने नाम पे। एयर, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, कुछ एयर्स के, कुछ पॉल्यूटेंट्स के नजर रखता है कि कितना लेवल बढ़ रहा है, कितना लेवल घट रहा है। तो 8 पॉल्यूटेंट में से उसका एक नाम है ओजोन। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग, सफर। क्या नाम है, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग, जिसका शॉर्टकट है सफर। ओजोन इज मॉनिटर्ड एज वन ऑफ द पॉल्यूटेंट, उसमें भी क्या है, ओजोन को मॉनिटर करा जाता है, और वन ऑफ द पॉल्यूटेंट है ओजोन, किसमें, सफर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, दूसरा जो है, दूसरी जो न्यूज़ है, दूसरा जो टॉपिक है वो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। ठीक है, क्लाइमेट चेंज का जो भी परफॉर्मेंस है, जो भी इंडेक्स निकलता है, ठीक है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, न्यूज़ में है ये। अब इसके बारे में समझते हैं। CCPI इसका शॉर्टकट है, पब्लिश बाय जर्मन वॉच, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल एंड न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एनुअली। समझ रहे हैं आप, जर्मन वॉच में, पब्लिश बाय जर्मन वॉच, क्या नाम है पूरा, क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क इंटरनेशनल एंड द न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट, जो पूरी साल होता है, एनुअली होता है। ठीक है। एम टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी इन इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसीज। इंटरनेशनल क्लाइमेट पॉलिसीज बन रही हैं, उसको कैसे करें, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, कोई चीटिंग नहीं होनी चाहिए, तो उसका एक इंडेक्स निकाला जाता है। एंड enables comparison of climate protection efforts and progress made by individual countries। तो बहुत सारी इंडिविजुअल कंट्रीज है जो भी वो एफर्ट डाल रही हैं कि क्लाइमेट को कैसे बचाया जाए, क्लाइमेट को कैसे नहीं बचाया जाए, क्लाइमेट के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो उसको देखते हैं ये लोग, उसके लिए एक इंडेक्स निकाला जाता है। अब इंडेक्स के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज है, 57 कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, और उसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन भी इन्वॉल्व है। ठीक है। The ranking results are defined by the country's aggregated performance in 40 indicators। देखिए, इन लोगों के ना 14 मापक हैं, 14 इंडिकेटर्स हैं, कि ये बताते हैं, इस 14 इंडिकेटर के अनुसार ही ये है ना देशों को, कंट्रीज को, या फिर यूरोपियन यूनियन को एक है ना एक रैंक देता है। ठीक है, 14 इंडिकेटर है उनके, विद इन 4 कैटेगरीज। देखिए, 4 कैटेगरी है इनके पास मेन, अब डायग्राम में देखेंगे, ये देखिए 4 मेन कैटेगरी है, उसकी फर्दर पार्ट्स हैं, टोटल कितने हो जा रहे हैं, 14। तो 14 इंडिकेटर्स है, जो 4 मेन पार्ट्स है वो है, पहला क्या है, GHG एमिशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन कितने, 40%। रिन्यूएबल एनर्जी कितना है, 20%। एनर्जी यूज कितना है, 20%।
और क्लाइमेट पॉलिसी कितना है 20%। अब इसके अनुसार टोटल कितना हो रहा है, पूरे इंडिकेटर्स कितने हैं 14, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं आप 14 इंडिकेटर्स है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन 40%, रिन्यूएबल एनर्जी 20%, एनर्जी यूज 20% और क्लाइमेट पॉलिसी 20%। तो आप समझ रहे हैं, ये डायग्राम आप जरूर समझ लीजिएगा, क्वेश्चंस आ जाते हैं कैसे भी बन के। अब इनकी फाइंडिंग क्या रही, क्या क्या किस किस तरीके से रैंक दी गई है। देखिए, जो ऊपर की 3 परफॉर्मेंस होती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो किसी को मिली ही नहीं है। इसका मतलब सब मनमानी कर रहे हैं, सारी कंट्रीज अपनी मनमानी कर रही है, डेवलपमेंट के नाम पे पॉल्यूशन ही करी जा रही है। तो टॉप टॉप परफॉर्मर्स कोई भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद 4th रैंक पे आती है स्वीडन और 5th रैंक पे आता है डेनमार्क। स्वीडन डेनमार्क हमेशा टॉप पोजीशन में रहते हैं, चाहे कोई भी इंडेक्स निकले, टॉप पोजीशन में डेनमार्क स्वीडन यही रहते हैं। ठीक है, तो 4th पोजीशन पे क्या है स्वीडन, 5th पोजीशन पे डेनमार्क। ओनली 2 G20 कंट्रीज इन टॉप 10। देखिए टॉप 10 में G20 कंट्रीज जो हैं, G20 कंट्रीज में जो टॉप 10 में सिर्फ 2 ही कंट्रीज का नाम है। ठीक है, एक है यूके का जो 7th रैंक में और इंडिया का है बाई चांस 9th रैंक में। तो इंडिया भी आ गई है 9th रैंक में। ठीक है, आर हाई कैटेगरीज। 8 ऑफ द G20 कंट्रीज आर इन द वर्स्ट कैटेगरीज ऑफ द इंडेक्स। ठीक है, जो बाकी की जो 8 कंट्रीज हैं G20 में, ठीक है, टॉप 10 में भी नहीं है, आई नहीं है वो, और नीचे लेवल पर है, वो बहुत ही वेरी लो, मतलब वेरी लो कैटेगरी में आ रही हैं। मतलब पॉल्यूशन लेवल बहुत ही हाई है वहाँ पे। ठीक है, उसके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं वो लोग। इंप्रूवमेंट इन रैंकिंग, देखिए इंडिया की रैंकिंग थोड़ी कम हुई है, पहले से अच्छी हुई है, सुधर गई है। इंडियाज रैंकिंग इम्प्रूव्ड 2 प्लेसेस, 2 प्लेसेस पहले से नीचे गिर गए हैं। मतलब पहले 11, 2019 में 11th पोजीशन थी हमारी, अब 2020 में क्या है 9th पोजीशन। अच्छी बात है, 2 रैंक नीचे आया, अच्छी बात है। इसी वजह से हम टॉप 10 रैंकिंग में आ गए हैं। ओके, तो अच्छी बात है, परफॉर्मेंस अच्छा चल रहा है। ठीक है, तो अब इसमें ये 2 टॉपिक थे। मैं दो हमेशा क्या करता हूँ, मैं 2 टॉपिक करवाऊंगा या 3 टॉपिक करवाऊंगा, ज़्यादा टॉपिक नहीं करवाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि आप लोग बोर हो जाए एक लेक्चर से। ठीक है, 2 3 टॉपिक करके ये आपका सारा कवर हो जाएगा। जो भी हमारा एम है, जितना भी एम है, जो भी हमने जून 2019 से लेके अप्रैल 2020 तक का बनाया है, वो सारा मैं कवर कर दूंगा। और जो भी आपको प्रॉब्लम होगी या जैसी भी प्रॉब्लम आपको आई है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच।